हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो है इस टॉपिक पे कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान किन बातों का आपको स्टार्टिंग से ध्यान रखना है। और ये वीडियो स्पेशली 2023, 24 एंड 25 के बच्चों के लिए है, तो ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट वाइज हम बात करेंगे और 10 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान, आपको एक टॉपर बनाने में या फिर आपको एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगी। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो होता है आपका रेगुलरिटी। इस चीज को आप ये मानिए कि मैंने इसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा है, तो ये कितना मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो कॉन्टिन्यूटी जो एक चीज है वो आपके ब्रेन को कहीं से एक बूस्ट करती रहती है, यानी अगर आप अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भटकते हैं तो भी वो आपको अल्टरनेट उसी जगह पे लेके आ जाती है। कहीं से अंदर से गट फीलिंग हो जाती है कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। वरना एक्सक्यूजेस सभी की लाइफ में होते हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक सभी के साथ होते हैं। तो फर्स्ट चीज जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो हो गया आपका रेगुलरिटी। सेकंड चीज, अंडरस्टैंड योर सिलेबस। बच्चे क्या करते हैं, सीधा तैयारी स्टार्ट करेंगे, आज ही हमें आईएएस बनना है। कुछ बच्चों को मैंने देखा है सीधा मतलब पहले दिन ही सीधा रेफरेंस बुक पे चले जाएंगे या एनसीईआरटी पे चले जाएंगे। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को देखना है। ये देखिए हमेशा मेरी स्टडी टेबल पे सिलेबस रहता है और ये बात 4 साल के बाद की भी है। तो सोचिए स्टार्टिंग में मैंने कितना पढ़ा होगा। तो सिलेबस को आप देखिए कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, उसी के दायरे में रह के अपनी प्रिपरेशन को कीजिए। क्योंकि ना तो आपको इतिहासकार बनना है, ना ही आपको राजनीतिज्ञ बनना है और ना ही आपको अर्थशास्त्री बनना है। यहाँ पे सीधा सा यूपीएससी ने बताया हुआ है जर्नल स्टडीज, यानी हर सब्जेक्ट की आपको एक जर्नल स्टडी करनी है। थर्ड चीज फिर आती है स्ट्रोंग योर बेस। आपको अपने बेस को सबसे पहले स्ट्रोंग करना है। एनसीईआरटी ये काम सबसे ज्यादा अच्छे से करती है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो एक तरह से आप खुद लगाइए कि 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th की आप बुक पढ़ते हैं, तो उस 12th को तो आप पास करके आए हैं। फिर भी एनसीईआरटी को समझना इतना हार्ड क्यों हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। सोचिए अगर आपने साइंस साइड से प्रिपरेशन की है, साइंस साइड से आपने 12th की है या फिर आपने किसी और साइड से की है, तो भी आपका ब्रेन इतना ज्यादा डेवलप तो होना चाहिए कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से समझ सके। और वैसे भी अगर नहीं समझ सके तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड कराते हैं, तो वहां से साथ के साथ उसको करिए। 3 चीज हो गई। पहली, फर्स्ट डे ही आप अपने सामने लिख लीजिए रेगुलरिटी। मुझे कुछ भी छोड़ना है बट रेगुलरिटी नहीं छोड़नी है। सेकंड चीज, सिलेबस को अच्छे से स्टडी कीजिए। फिर आपको एनसीईआरटी से अपना बेस स्ट्रोंग करना है। उसके बाद एक चीज आती है प्रैक्टिस, यानी आपने पढ़ तो लिया किसी भी टॉपिक को, किसी भी सिलेबस को, किसी भी बुक को, बट आपने प्रैक्टिस नहीं की। जैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि जो प्रीलिम्स आपका होता है वो एक तरह से चक्रव्यूह है जिसको भेद कर ही आप मेंस लिख सकते हैं। आप कितना भी मेंस की तैयारी करें, जब तक आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा, जब तक आपका सी सेट क्वालिफाई नहीं होगा, तब तक कुछ भी मायने नहीं रखता, भले ही आप इंटरव्यू को पास कर जाए या मेंस को पास कर जाए। तो उसके लिए आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। या तो वीकली कर लीजिए या मंथली कर लीजिए, 15 दिन पे कर लीजिए या फिर आप ईयरली कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास कितना टाइम है। वैसे यहाँ पे बीच में एक छोटा सा मैं एडवर्टाइजमेंट अपना कर दूं। मंडे से एवरी मंडे हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसमें लाइव होगा और 15 एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे जिनकी आप अच्छे से मेरे साथ टिल प्रीलिम्स 2023 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। 24 वालों के लिए 24 वालों के टाइम पे स्टार्ट होगा, बट अभी प्रैक्टिस के लिए आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात आता है रिवीजन। आपने किसी भी चीज को पढ़ लिया और देन उसको छोड़ दिया, तो ना तो आप रोबोट हो ना ही मैं रोबोट हूँ। इनफैक्ट सीधी सी बात है कि आप उसको आज अच्छा आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 12th 3rd क्लास में जब आप थे तो उसमें आपका तीसरा चैप्टर हिंदी की जो बुक होती है उसमें कौन सा था, नहीं याद होगा क्योंकि आपने उसको रिविजन नहीं किया। बट आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको आप बचपन से जानते हैं, सपोज कीजिए कोई लड़की है, उसकी फ्रेंड है कोई तनु, तो आपको उसका नाम आज तक क्यों याद है? क्योंकि आप उसको रिपीट कर रहे हो, तनु तनु तनु, या फिर किसी का रोहित, कोई भी वो चीज रिपीट हो रही है तो माइंड में उसको सामने देखते ही पता लग जाएगा, अरे अच्छा मेरा दोस्त आ रहा है। ये चीज आपको यहाँ से सीखनी है कि जब आप किसी चीज को रिपीट करते हो, आप नहीं भूलते हो कि आपके घर में बाथरूम किस साइड में है, आपके घर में किचन कहाँ पे है, आपके घर में प्लेट कहाँ पे है। ये चीज आप कभी नहीं भूलते हो क्योंकि वो चीज रिपीटेड रहती है हमारी लाइफ में। ऐसे ही आपको यहाँ पे रिविजन करना है। अभी जो 2024 के बच्चे हमारे साथ है
उनके अभी एनसीईआरटी के ही 4-5 रिवीजन हो चुके हैं। और अभी तो सोचिए आप कि उनके पास कितना सारा टाइम है। अभी जनवरी या फरवरी से उनकी रेफरेंस बुक स्टार्ट हो जाएगी, बट अभी तक वो एनसीईआरटी का 4-5 बार अच्छे से रिवीजन कर चुके हैं। एमसीक्यू का एक उनका टेस्ट हो चुका है और अभी हर मंडे को वो लोग टेस्ट देंगे। ये टेस्ट फ्री है, आप लोग मंडे को यहाँ पे यूट्यूब पे भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद बात आती है घर पर टेस्ट दी। जैसे ही आपकी प्रिपरेशन एक लेवल पे आ जाए, मान लो आप मेरे ग्रुप में नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं होता है कि सभी ज्वाइन करें, तो आप लोग घर पे अपने टेस्ट को फॉलो कीजिए। कोई भी आप क्वेश्चन रख लीजिए, 10-15 किसी और से बनवा लीजिए, खुद से बना लीजिए, या फिर मार्केट में गूगल पे बहुत सारे ऐसे टेस्ट आते हैं जिनको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद बात आता है इवेल्युएशन योर प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब तक आप कोई टेस्ट नहीं लगाएंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। और जब तक वो इवेल्युएट नहीं होगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। जो हमारे ग्रुप के बच्चे हैं उनका काम ये मैं खुद करती हूँ, उनका टेस्ट होता है, बट आप लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, वो खुद से प्लीज ऐसा जरूर करें। उसके बाद बात आता है एनालाइज योर मिस्टेक। अब आपने मान लो टेस्ट दे लिया, अब आपको अपनी जो मिस्टेक है उनको एनालाइज करना है। मान लो आपने 20 क्वेश्चन लगाए, उसमें आपके 12 गलत हुए, तो जो ठीक हुए उनको तो एनालाइज करना ही है। जो 12 गलत हुए वो कहाँ गलत हुए, दोबारा से आपको उनको कंटिन्यू करना है। यानी 12 के 12 को आपको एनालाइज करके फिर अगेन उन 12 क्वेश्चन को आपको करना है। फिर उसमें से 6 गलत हुए, फिर अगेन आपको 6 को रिपीट करना है, फिर उसमें से 4 गलत हुए। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि 20 के 20 क्वेश्चन में से अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसको गलत ना कर पाओ। उसके बाद बात आती है अपना आउटपुट और इनपुट चेक करें। ये चीज टेस्ट सीरीज के टाइम की बात होती है। तो जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको चेक करना है। अब मान लो आपने मौलिक अधिकार पढ़ लिया, तो आपने पढ़ लिया, लेकिन जब आपका टेस्ट होगा तब आपको उसमें पता चलेगा कि आप कंफ्यूज हो गई। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 आपको पता ही नहीं है कि आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है और आर्टिकल 21 आपका जीवन का अधिकार है। तो ये चीजें आपको मतलब माइंड में ही याद होनी चाहिए, ऐसे पढ़ना है। उसके बाद बात आता है फीडबैक। अपने आउटपुट को एनालाइज करना, यानी आपका जो फीडबैक है आप खुद से ले सकते हो या किसी मेंटोर से ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो। लेकिन जिस भी मेंटोर से पढ़ रहे हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से, अनअकैडमी से या किसी से भी, तो प्लीज अपना फीडबैक अपने टीचर से जरूर ले, या तो टेस्ट के थ्रू ले, जैसे टेस्ट में आपको मार्क्स मिलते हैं, या फिर आप कभी भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि क्या आप सही जा रहे हो। क्योंकि आपके टेस्ट वगैरह से आपके मेंटोर को, आपके टीचर को ये अच्छे से आइडिया हो जाता है कि कौन बच्चा किस लेवल पे है। तो ये चीज आपका फीडबैक आपको बहुत काम करता है। जब भी आपको मौका मिले तो आप अपना फीडबैक ले, अपने टीचर से, अपने मेंटोर से, किसी से भी, जहां पे भी आप पढ़ते हो। अगर आप खुद से प्रिपरेशन करते हो तो खुद से भी अपना एक फीडबैक सेट करें। यानी आपने कोई भी टेस्ट दिया तो आपको देखना है कि इसमें आपको 20 में से कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये थे 10 पॉइंट जिनको फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे ऑथेंटिक मोड पे ले जा सकते हैं। ऐसी ही और अच्छी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड नाउ बाय।